हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। तो हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। जैसे देख लीजिए, आप अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, भैंस, इतने अलग अलग टाइप के बर्ड्स, इतने अलग टाइप के इंसेक्ट, ये सब ढेर सारे, भाई इतने ज़्यादा इंसेक्ट, सर्प, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जो हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे और वो भी इनके सब के बारे में जानेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये रहते कहाँ हैं, इनका वास स्थान कहाँ है, या फिर ये खाते कहाँ हैं, या फिर अगर हम बात करें जैसे रहने के लिए, अगर हम बात करें कुछ पेड़ पर रहते हैं, जैसे भाई मिट्टी पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, अलग अलग टाइप से सबका बिहेवियर है और इनसे क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तभी तो हम सभी से अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि भाई जैसे सर्प है, कितनी दूरी हमें बना के रखना है, भाई वो काट लिया तो इस वजह से हमें हम सब के बारे में, हर एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में जानते हैं। और इसमें सबसे पहले एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। और वो भी क्लासिफिकेशन बच्चों हम करते क्यों हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि भाई अलग अलग इतने टाइप के एनिमल्स हैं, पता नहीं कितनी वैरायटीज है सबकी। तो इन सब के बारे में अगर हम जानने लगे, एक एक बारे में उनका बिहेवियर, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इन सब के बारे में जानने लगे और लिखने लगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारी बुक्स या कापियाँ जो कि हैं भर जाएंगी और हमें याद भी करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत, याद करने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनका अलग अलग ग्रुप बना करके स्टडी कर लेते हैं, तो अच्छे से आराम से सरल हो जाता है इनको पढ़ना। इसी को हम लोग जो कि है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले की बात हम करते हैं, जब शुरू में सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया होगा तो ऐसा आया ही क्यों, इसका क्लासिफिकेशन ये आया ही क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले, अब भाई जो भी एनिमल्स, जैसे मान लीजिए सभी लोग जो कि एरिस्टोटल को जानते ही होंगे। अरे वही एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी। अब ये यही एरिस्टोटल के बारे में इन्होंने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन क्यों किया, ये देखिए भाई, जो उनके आसपास जितने भी मतलब एनिमल्स थे उनके बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। जैसे भाई उनको कुत्ता दिखा तो उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, खाता क्या है, उसकी मार्फोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, उसके पास और कौन कौन से अंग पाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा। फिर जो और भाई भैंस मिली, गाय मिला, इंसेक्ट मिले, फ्रॉग मिला, मतलब इन सब के बारे में उन्होंने उनमें मेंशन किया 40, 50, 100, मतलब इतने प्रकार के एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इसलिए उन्होंने सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और वो भी उनको ग्रुप में डिवाइड करने का बेसिस जो था वो था ब्लड का कलर, वो और ये सब सारी बातें उन्होंने मेंशन किया अपनी एक बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में। तो उनकी बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमलियम। और देखिए उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन,
उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्या था? कलर ऑफ ब्लड। भाई ब्लड का कलर कैसा होता है, इस आधार पर उन्होंने जो कि अपने एनिमल, पूरे एनिमल ग्रुप को जो कि है 2 भाग में डिवाइड कर दिया। जैसे भाई ये देखिए, पूरे एनिमल ग्रुप को उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया। एक होता है एनाइमा, और दूसरा होता है इनाइमा। एक होता है एनाइमा, दूसरा होता है इनाइमा। एनाइमा में उन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा, इनमें से जितने भी सारे एनिमल्स थे उनको उन्होंने इनमें एनाइमा में ऐसे एनिमल्स को रखा जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, तो विदाउट रेड ब्लड, और इधर उन्होंने इनाइमा में किसको रखा? जिसके पास रेड ब्लड था। जिसके पास रेड ब्लड था। अब भाई, अब वो सबकी एनाटॉमी चेक किए होंगे। अच्छा, ये सब सारी बातें वो अपनी बुक हिस्टोरिया, ये बच्चों याद रखना, हिस्टोरिया एनिमलियम, ये देखिए हिस्टोरिया एनिमलियम में मेंशन किया, अच्छे से उसको उन्होंने बताया और डिस्क्रिप्शन दिया, और पूरे एनिमल ग्रुप को डिवाइड किया 2 पार्ट में। ये देखिए, एक है एनाइमा, दूसरा है इनाइमा। एनाइमा में विथ रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड, अरे विदाउट रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता है, और इनाइमा में विथ रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड होता है। तो अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल इसमें उन्होंने एनाटॉमी किया होगा, उसको काटा होगा, देखा होगा, तभी तो जाकर के पता चला होगा कि किसके पास रेड ब्लड है और किसके पास रेड ब्लड नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे इसमें हम सभी लोग जानते हैं, कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं बहुत सारे फाइलम, इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में सभी लोग जानते होंगे भाई। वहीं स्पंज, पोर बियरिंग एनिमल, जिनके पास ढेर सारे पोर्स होते हैं और वो एक जगह फिक्स होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, उनके पास कोई रेड ब्लड नहीं होता है। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में उन्होंने ऐसे एनिमल्स आते हैं जैसे हाइड्रा। आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रा को। हाइड्रा कैसा होता है? अरे भाई, आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है सिलेंट्रेटा के एनिमल्स। और फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में जैसे टेप वर्म, भाई हिंदी में फीता कृमि, वो सभी हम लोग जानते हैं फीता कृमि के बारे में। टेप वर्म जो प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर होता है। और जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर को जानते ही होंगे भाई। जितने भी इंसेक्ट हैं आपके आसपास जो कि है, हमेशा कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा मिल ही जाता है भाई। रात में, दिन में देख सकते हैं, जैसे ही रात होती है तो ढेर सारे कीड़े मकोड़े लाइट के आसपास जो कि टहलने लगते हैं, या चींटियां या बिच्छू, ये कनखजूरे, ये सब क्या हैं? सब आर्थ्रोपोड्स हैं। इन सभी के पास, आप काट के देखे भी होंगे कि भाई इन सब के पास कोई भी रेड ब्लड
नहीं होता है। मोलस्का, मोलस्का भाई घोंघा, वही घोंघा बसंत वाला घोंघा। मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा, एक और है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स स्टारफिश, सभी लोग जानते होंगे स्टारफिश के बारे में भाई। जो कि समुद्र में पाई जाती है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, ठीक है ना। सभी लोग डिस्कवरी में देखे ही होंगे इकाइनोडर्मेटा। वैसे हम लोग जब आगे फाइलम के एक एक फाइलम जब पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। तो एनिमा में देखिए कितने टाइप के एनिमल्स आ गए, मतलब देखिए पूरे क्लासिफिकेशन को, मेनली पूरे एनिमल ग्रुप को उन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक है एनाइमा, एक है इनेमा। एनाइमा में उन्होंने देखिए पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इस टाइप के एनिमल्स को उन्होंने इसमें रखा। और इसमें जिसमें रेड ब्लड पाया जाता है उसमें देखिए किसको रखा, मोस्ट ऑफ द कार्डेट। मोस्ट ऑफ द कार्डेटा, कार्डेटा के मेंबर्स, और ज्यादातर कार्डेट्स जो कि होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेड ब्लडेड होते हैं। लेकिन सब नहीं होते हैं, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि रेड ब्लड उनके पास नहीं पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे कार्डेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास रेड ब्लड होता है। और कौन से, एनेलिडा। एनेलिडा के मेंबर्स भी कैसे होते हैं, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स भी होते हैं जिनके पास रेड ब्लड होता है। तो देखिए कार्डेटा और एनेलिडा में जो कि को किस में रखा गया, इनाइमा में, जबकि एनिमा में इतने सारे फाइलम। अच्छा, इसको तो अब यहीं पर उन्होंने विराम दे दिया, लेकिन इनको जो कि है इनाइमा को दो पार्ट में डिवाइड किया। इसको जो कि है दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है ओवी पैरा, एक होता है वीवी पैरा। भाई इसमें भी, कार्डेटा में भी बहुत ज्यादा एनिमल्स आ गए, तो उन्होंने सोचा भाई अब रेड ब्लड में भी बहुत सारे एनिमल्स आ गए, तो उनको कैसे डिवाइड किया जाए। तो इसके आधार पर उन्होंने देखा कि कुछ जो कि अंडे देने वाले हैं और कुछ अंडे देने वाले नहीं हैं। तो जो अंडे देते हैं उसको उन्होंने ओविपैरा में रखा, एग लेइंग एनिमल्स। और इसमें किसको रखा, नो एग लेइंग मैमल्स। नो एग लेइंग एनिमल्स। नो एग लेइंग एनिमल्स, इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा जिसमें एग लेइंग नहीं करते थे। वो क्या करते थे, बच्चे देते थे, बच्चों का बर्थ होता था। तो जिस ऐसे एनिमल जिनका बर्थ होता था, वो जन्म लेते थे, उनको वीवी पैरा में रखा। और जो अंडे देते थे उनको किस में रखा, ओवी पैरा में रखा। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे फिश,
बहुत सारे फिश ऐसी भी हैं जो अंडे न दे करके वो क्या करती हैं, बच्चे देती हैं, बर्थ होता है, लेकिन हम उनको काउंट नहीं करते हैं, वो एक्सेप्शन के तौर पर होता है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह है। तो ज़्यादातर फिशेस कैसी हैं ओविपेरा में, मेनली एग लेइंग एनिमल्स हैं। फिश हो गया, बर्ड हो गया, फिश हो गया, बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स, और क्या है, एम्फीबिया। अब देखिए, फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, इन सब के मेंबर्स कैसे हैं, एग लेइंग मैमल, एग लेइंग एनिमल्स। वो ज्यादातर अंडे देते हैं। और ये कैसे हैं, ये सभी अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। और इधर जो कि क्या होंगे, अंडे देने वाले नहीं, बच्चे देने वाले। तो इनमें कौन आता है, मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मोस्ट ऑफ द मैमल्स। तो बच्चों, ये रहा पहले प्रकार का क्लासिफिकेशन। आप ये समझ सकते हैं जैसे एरिस्टोटल ने क्या किया कि भाई सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको एनिमल्स के बारे में जानना है कि उनका बिहेवियर कैसा है, या फिर हम लोगों को पढ़ क्यों रहे हैं, तो इन सब के बारे में। फिर क्लासिफिकेशन कि एनिमल का हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, अलग अलग प्रकार के मैं 4, 5, 6, 7 प्रकार का लगभग जो कि क्लासिफिकेशन बताऊंगा। पहला तो उन्होंने ये जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल ने ये बताया इस प्रकार से कि भाई जो एनिमल, भाई बहुत ज्यादा एनिमल्स के बारे में वो नहीं जानते थे, लेकिन जितने एनिमल्स के बारे में जानते थे उसके बारे में उन्होंने सिर्फ 2 ग्रुप में इस प्रकार से बेसिस बनाकर के क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर उसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन आते हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो बना कैसा है। तो हम लोग इसको एक बार आप लोग नोट कर लें, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा किसका, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। उस समय जो कि क्या था, जब वो क्लासिफिकेशन दिए थे तो उस समय बच्चों ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पता नहीं था, मतलब मार्फोलॉजी बहुत ज़्यादा पता नहीं थी, या बहुत ज़्यादा एनिमल्स के बारे में नहीं पता था, या उनकी बहुत ज़्यादा एनाटॉमी नहीं पता थी। लेकिन जब ये क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उस समय उनकी एनाटॉमी के बारे में, सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी हो गई थी। इस वजह से इस प्रकार का क्लासिफिकेशन ये देखने के लिए, देखिए इसमें जो कि क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट लेवल देखते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, अब अच्छा इसमें होता क्या है, मतलब जितने भी जो भी एनिमल्स है वो सिंगल सेल वाला है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स वो ऐसा है जिसमें सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं क्या, जैसे एक ही सेल के अंदर डाइजेशन भी होगा, रिस्पिरेशन भी होगा, सर्कुलेशन भी होगा, और क्या, रिप्रोडक्शन भी होगा। मतलब हर प्रक्रियाएं जो कि है किसमें होंगी, एक ही सेल के अंदर होंगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है सिंगल सेल वाला, जैसे प्रोटोजोआ का मेंबर्स अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, और कोई भी ढेर सारे वर्टिसेला, ये सब ढेर सारे एनिमल्स हैं जिनमें एक ही सेल के अंदर पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस होता है, तो इसी के अंदर डाइजेशन भी होगा, रिस्पिरेशन भी होगा, सर्कुलेशन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा,
और लोकोमोशन भी होगा। मतलब सारी फंक्शन जो कि एक ही सेल के अंदर होती हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अच्छा, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म इन ए सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होती है। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद जो आता है दूसरा है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? अब ये देखिए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब यह है कि जो कि है कोई एक ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स है उसकी बॉडी जो कि ढेर सारी सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो हमने ये एक एनिमल मान लिया, ये एक एनिमल्स है, उसकी बॉडी जो कि ढेर सारी सेल्स की बनी हुई है। ये मान लीजिए ढेर सारी सेल्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 सेल्स की बनी हुई है और ढेर सारी सेल्स की बनी होती है। तो एक सेल यहाँ पर डाइजेशन करेगी, एक सेल जो कि रिस्पिरेशन करेगी, और एक जो कि है मान लीजिए रिप्रोडक्शन करेगी, और एक जो कि है जैसे मान लीजिए सर्कुलेशन करेगी, एक जो कि है लोकोमोशन करेगी। मतलब जितने फंक्शन उतने सब, मतलब सेल्स, अब उससे ज्यादा भी हो सकती हैं सेल्स, मतलब कई सेल्स जो कि डाइजेशन भी कर सकती हैं, कई सेल जो कि रिस्पिरेशन भी कर सकती हैं, लेकिन सब अपना अलग अलग, मतलब एक सेल्स एक फंक्शन को परफॉर्म करेगी। तो अब यहां पर देख लीजिए, एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन यहां पर हर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स। तो हम इस लेवल को बोलते हैं सेलुलर लेवल, और यह पाया जाता है फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स में। पोरीफेरा स्पॉन्जेस में लिख देता हूं, स्पॉन्जेस में पाया जाता है। अच्छा, अब देखिए, इसके बाद है सेलुलर लेवल के बाद आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। अब ये टिश्यू लेवल में क्या होता है कि अब ये देखिए, पहले टिश्यू है क्या, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल्स है, उसकी जो बॉडी बनी हुई है, ये तो सबको पता है कि सेल की बनी हुई है। तो यहां पर जो की होती है, ढेर सारी सेल मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। मतलब ढेर सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं, और वो टिश्यू जो की है एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ऑर्गेनिज्म है, और इसमें भी ढेर सारी सेल्स हैं, मान लीजिए इस प्रकार से। और ये देखिए, कई, मैं दिखा देना चाहता हूं अलग कलर से, ये देखिए ढेर सारी सेल्स मिल करके एक ये टिश्यू बना रही हैं। एक यहाँ टिश्यू हो गया, एक ये टिश्यू हो गया, और एक ये टिश्यू हो गया। तो ये सारे टिश्यू, अब देखिए बना कैसे, ये पूरा एक मतलब ऑर्गेनिज्म है, पूरा एक एनिमल्स है, और इसके अंदर ये कई टिश्यू हैं, और ये टिश्यू कई सेल से मिलकर के बना हुआ है। अब ये एक टिश्यू जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन को फंक्शन करेगा, और एक रेस्पिरेशन को, इसी प्रकार से एक जो कि है सर्कुलेशन के लिए। तो और ढेर सारी, मतलब जितने टिश्यू उतने मतलब अलग अलग प्रकार से फंक्शन होगा। अच्छा, तो मतलब
कि ढेर सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं और ये टिश्यू एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, एक और टीनोफोरा। बच्चों हालांकि आप जानते होंगे या हो सकता है कि थोड़ा ना जानते हो, जो टीनोफोरा पहले जो कि होता था एक क्लास होता था, वो भी किसका, फाइलम सिलेंट्रेटा का। बाद में पता चला कि जिस कैरेक्टर पर हम सिलेंट्रेटा का नाम रखे हैं निडेरिया, निडोसाइड सेल के कारण वो टीनोफोरा के मेंबर में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको एक अलग फाइलम बना दिया गया। वैसे ज्यादातर कैरेक्टर जो कि हैं सिलेंट्रेटा से ही मिलते हैं। तो सिलेंट्रेटा में कौन से मेंबर्स आते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया आपका, और इसमें जो कि टीनोप्लाना होता है, टीनोप्लाना। तो ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, वैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि किसके क्या मेंबर्स हैं। अच्छा, तो टिश्यू लेवल के बाद आते हैं हम लोग आर्गन लेवल। आर्गन लेवल, अच्छा आर्गन लेवल में क्या है, अब बेटा देखिए जो कि क्या है, ये टिश्यू मिलकर के ढेर सारे आर्गन्स बनाते हैं। मतलब आप यहां पर देखिए कंप्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, उसकी बॉडी की साइज, एनिमल की साइज बढ़ती जा रही है। यहां पर एक बहुत छोटा यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक लेवल का, मतलब एनिमल्स जो कि सिंगल सेल वाला था, उसी के अंदर सारी बॉडी के मतलब फंक्शन हो रहे थे, सारी बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहे थे। फिर यहां पर उसकी बॉडी और बड़ी हो गई, सेल की संख्या बढ़ गई एक बॉडी को बनाने के लिए, तो उसमें हर सेल जो कि है अपना अलग अलग फंक्शन करने लगी। और यहां पर ढेर सारे सेल मिल करके ये टिश्यू में क्या हुआ, ढेर सारे सेल मिल करके क्या बनाने, ये टिश्यू बना लिए, और ये टिश्यू जो कि है हर एक फंक्शन को अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद आए आर्गन लेवल। अब यहां ढेर सारा टिश्यू मिलकर के एक आर्गन बनाता है, जैसे यहां ढेर सारे टिश्यू मिलकर के एक आर्गन बनाएगा। तो अब उसमें इसका एग्जाम्पल है जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स आप जानते ही होंगे, टेपवर्म फीता कृमि, भाई सभी लोग जानते होंगे। अरे भाई डाग, टेपवर्म, काऊ, दुनिया भर का सब लोग जानते होंगे। और वैसे भी ये जो कि मेंबर्स होते हैं, एक होता है फ्लेम सेल्स, का नाम सबने सुना होगा, मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। तो वो क्या है, एक ऑर्गन है और ढेर सारे टिश्यू मिल करके उसको बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या है भाई, आप देख लीजिए, हमारी अपनी बॉडी देख लीजिए, क्या है, हम सभी लोग जो कि हैं क्या है, हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये सब क्या है, एक सिस्टम है। और फिर उसके बाद जैसे देख लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है, दुनिया भर के सिस्टम है, और जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इतने ढेर सारे सब सिस्टम है। जितने भी सिस्टम हैं वो सभी कैसे काम करते हैं, वो सब अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, और वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, आर्गन से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, माउथ है, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए स्टमक है, फिर उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सभी क्या है, एक एक आर्गन है, और सभी मिल करके एक क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम मिल करके एक डाइजेशन को परफॉर्म कर रहा है ना। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट हो जाता है, फाइलम एस्केलमेंथीस से। एस्केलमेंथीस, एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा, और लास्ट में कार्डेटा। हेमिकार्डेटा भी, मतलब जितने भी फाइलम हैं एस्केलमेंथीस से लेकर के टोटल कार्डेटा तक, ये सभी कैसे हैं, आर्गन सिस्टम लेवल। सबके पास अपना अपना आर्गन सिस्टम लेवल है और आर्गन सिस्टम है जिससे पूरी आप मतलब उससे पूरी बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। अच्छा, अब ये देख लीजिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सिंगल सेल के अंदर सारे फंक्शन, लेकिन यहाँ पर पूरा आर्गन सिस्टम बन गया। तो आप देख सकते हैं जितना आगे हम लोग बढ़े उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि मतलब जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से बच्चों ये दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लासिफिकेशन सिमेट्री।